हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू स्मार्ट कीरा। आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल सेशन करने वाले हैं। स्पेशल किस तरह से? नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, कोई चीज़ सीखते हैं, कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसको अप्लाई करके देखते हैं एंड उसी को क्वेश्चंस के फॉर्म में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसी से हमारे टेस्ट में जाके हम लोग उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को करने की एक कैपेबिलिटी लाते हैं। बट आज के सेशन में ना, वी आर नॉट गोइंग टू डू क्वेश्चंस। हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास अगर नॉलेज फिक्स्ड है तो उसका बेस्ट रिजल्ट हमें कैसे मिल सकता है। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा होता है ना, आपने कभी कभी देखा होगा कि देयर आर टू स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट को थोड़ा सा कम ही आता है या इक्वल आता है दूसरे स्टूडेंट से, बट जिसको कम आता है या ऑलमोस्ट इक्वल आता है दूसरे स्टूडेंट से, उसका स्कोर हमेशा टेस्ट में हाई रहता है, जबकि ये वाला बच्चा उससे सिंसियर होने के बावजूद भी इज नॉट एबल टू स्कोर एज मच एज ही शुड बी। ऐसा तो देखा ही है, राइट? सो व्हाई डज दैट हैपन? वो इसलिए होता है क्योंकि पहला वाला बच्चा ही इज एबल टू और शी इज एबल टू मैक्सिमाइज स्कोर्स इन टेस्ट। उसकी टेस्ट टेकिंग कैपेबिलिटी बेटर है, राइट? और ये बच्चा हो सकता है कि ये इनसे सिंसियर है पहले वाले बच्चे से, बट स्टिल बिकॉज ही और शी डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कैपिटलाइज ऑन हिज और हर स्ट्रेंथ्स इन द टेस्ट, उसका जो स्कोर है वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है जितना पहले वाले बच्चे का पहुंच पाता है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम सबको इस पहले वाले बच्चे की कैपेबिलिटी पे लाना है टेस्ट टेकिंग के हिसाब से। स्किल बिल्डिंग के हिसाब से उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। उसकी बात हम लोग स्किल्स के क्लासेस, मतलब कॉन्सेप्ट क्लासेस में, एक्चुअल जहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस में करेंगे। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे टेस्ट टेकिंग स्किल्स पे। अब इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी मैं बता दूं। आपको पता ही है एसबीआई पीओ प्री का जो चेंज ऑफ पैटर्न आया है, उसके बेसिस पे मेरा क्या राय है। उसमें मैंने आपको क्या कहा था, एक सेशन लिया था जिसमें मैंने कहा था कि दिस कैन बी एडवांटेजेस टू यू इफ यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, राइट? और उसी से जुड़ा हुआ एक सेशन मैंने ये भी लिया था जिसमें मैंने लाइव मॉक लेके दिखाया, जहां पे मोर देन 35 स्कोर करके दिखाया 40 में इंग्लिश सेक्शन में, एंड आई शोड दैट इट इज पॉसिबल फॉर यू। बट एक चीज होता है कि मैं स्कोर करके दिखाया और एक चीज होता है कि यही चीज आप अपने अंदर रेप्लिकेट कर पाओ। पर आप अपने अंदर रेप्लिकेट तभी कर पाओगे जब स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे। मैं किस तरह से क्वेश्चंस को चूज करके उनको कर पाता हूं, वहां तक आपको पहुंचना है आपके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से, और उसी लिए आज का सेशन इतना स्पेशल और इंपॉर्टेंट बन जाता है। गॉट इट, राइट? तो ये सेशन भी वही 3 सेशन का एक पार्ट है। जो बाकी 2 सेशन है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया रहेगा। गो चेक देम आउट आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन, राइट? आज का सेशन के बाद आप उन दोनों सेशंस को भी देख लो। इन तीनों को देख लोगे तो आपको एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा और आप एक्चुअली में ये जो चेंज पैटर्न है ना, लोग इससे परेशान होंगे और आप इससे खुश होके एसबीआई पीओ प्री में अमेजिंग रिजल्ट्स ला सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो। ठीक है, राइट? चलिए, तो ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है मॉक्स को एनालिसिस करने से और ठीक तरीके से एनालिसिस करने से। सो मॉक एनालिसिस के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन द वन विच हैज हेल्प थाउजेंड्स ऑफ माय स्टूडेंट्स टू गिव देयर बेस्ट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे, राइट? और वो क्या है? वो है ABI मेथड। तो ये ABI मेथड क्या है? ABI मेथड है आफ्टर, बिफोर और in this order, right? So let me explain it. After the mocks that you have taken, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? That is A. Before the next mock आपको क्या करना चाहिए? That is B. And in the next mock आपको क्या करना चाहिए? That is I. Right? Okay? So step by step देखते हैं ये क्या होगा। आफ्टर तो हमें करना है मॉक एनालिसिस। तो ये ओवरऑल भी एक मॉक एनालिसिस और उससे फायदा लेने का जो पार्ट है वही है, बट आफ्टर मॉक एनालिसिस के स्टेप्स क्या होंगे? वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इस पे टच किया था, बट नाउ आई विल टेल यू इन मोर डिटेल। पहला तो आपने स्कोर किया,
ठीक है, अपने आप को, वो तो स्कोर तो आ ही जाएगा जब आप स्मार्ट कीरा के प्लेटफॉर्म में टेस्ट देते हो, तो स्कोर तो अपने आप आ जाएगा, राइट। देन जो भी गलत हुआ है और जो भी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उनको आप री अटेम्प्ट करिए। जैसे री अटेम्प्ट मोड आता है उसमें री अटेम्प्ट कीजिए, मैं दिखा दूंगा कैसे क्या करना है। देन गो थ्रू द सॉल्यूशंस आफ्टर यू हैव अटेम्प्टेड देम, राइट। सो मे लेट्स से आपके 40 क्वेश्चंस में you attempted 30 and you could not attempt, unattempted 10, right? Okay, and you attempted 30, out of which you got 20 correct, yeah, 25 correct and 5 wrong. Okay, so apart from these 25, there are 15 questions in total which are unattempted plus wrong. Re-attempt these 15 questions. Got it? You'll have to re-attempt these 15 questions. After you re-attempt these 15 questions and go through their solution, see how many you could do by yourself. By yourself, or in the actual mock you did silly mistakes. ये सारा add करो. You'd see that your score was, let's say 25 minus 5, 23.75. So 23.75 was your original score. Right, your original score. But after you reattempt this, you see that there were at least another 8 questions which you could have done very easily, and this happens when you go back to the mock, but this you will do in an ordered fashion now. So after you do that, and there are 7 which you could not understand even in the reattempt. That means these 7 are those areas where your concept is not very strong and you have to learn more about it. Go through the solution. If you understand it is okay, or you go back to the basics. But these 8 were the one where आपको आसानी से उसी मॉक के अंदर आपसे ये बन पाते और आप ये कर पाते, राइट, बट आप नहीं कर पाए। क्यों, उस पे आ रहा हूं मैं। तो ये 8 अगर जुड़ जाते मान लो, ठीक है, तो आपका मान लो वो 24 प्लस 25 प्लस और 8, राइट, तो मतलब 33 करेक्ट से आता, और मान लो 4 गलत हो गए, फिर भी आपका 32 आ जाएगा। सो वेयर आपको 23.75 मिले थे, आपका न्यू स्कोर आफ्टर री अटेम्प्ट बिकम्स 32 मार्क्स। ये क्या दिखाता है, ये दर्शाता है आपकी कैपेबिलिटी। ये विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्किल सेट बिल्डिंग, आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी आपको उस मॉक में 32 मार्क्स मिल सकते थे, राइट। ये है इसका प्रोसेस। यहां मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये नंबर्स ले लिया, ये नंबर्स आपके लिए अलग अलग होंगे। अगर आपने ये मॉक 1 दिया है तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो यही चीज करके, राइट। तो रीस्कोर किया। अब जब आपने रीस्कोर किया, आपको क्या पता चला कि यार ये 8 हमने क्यों नहीं कर पाए। या तो हम उस तक अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम बचा था, या जल्दबाजी में हमने गलत किया, केयरलेस मिस्टेक किया। यही 2-3 रीजन हो सकते हैं। तो वो इश्यू को आप लिख लीजिए अपने डायरी में यहां पे, और उसी के बेसिस पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा, राइट, नेक्स्ट स्टेप जो बिफोर द नेक्स्ट मॉक वो आएगा। बट ये रियलाइजेशन होना जरूरी है कि आपसे क्यों नहीं बन पाया ये, क्लियर, राइट। अब इसी में मैं थोड़ा सा कल वाले मॉक का एक आइडिया देता हूं। जैसे इसको करना कैसे है, जैसे आप करोगे ना इसको, तो जैसे आप प्लेटफॉर्म में गए, अब ये मेरा कल वाला मॉक था, ये मैंने दिया था। अब आप सॉल्यूशंस में जाओगे, इंग्लिश वाला सेक्शन लाइव दिया था ना आप लोगों के साथ, तो ये सेशन अगर नहीं देखा, जैसे मैंने बोला कि डिटेल में रहेगा, डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख लीजिएगा उस सेशन को, वेरी इंपॉर्टेंट। अब री अटेम्प्ट मोड में क्लिक कीजिएगा और फिर री अटेम्प्ट कीजिएगा। किन चीजों को री अटेम्प्ट कीजिए, अब मेरे लिए तो ये 3 अनअटेम्प्टेड थे, उन्हीं को री अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अब जैसे ही आप री अटेम्प्ट मोड पे जाएंगे, जो गलत हुए हैं और जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए वो ऑटोमेटिकली उसमें आप री अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको आप री अटेम्प्ट कीजिएगा। उसमें आप दीजिएगा टाइम और देके देखिएगा कि अब आप कर पा रहे हो कि नहीं, राइट। इसी तरह से जितने भी गलत हुए, इसमें कोई गलत नहीं है, बट आपके जितने भी गलत हुए और जितने भी ऐसे गलत वाले लाल होंगे इस पैनल पे, और ये जो ऐश कलर है, इनको आपको करना है, क्लियर, राइट। दिस इज द मोडस ऑपरेंडी, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक। अब तो ये हो गया कि ये आइडेंटिफिकेशन आ गया कि मैंने क्वेश्चन का ऑर्डर शायद गलत चूज किया था, कुछ और करना चाहिए था।
और ये मान लो सिर्फ एक मॉक नहीं, अगर आपने पिछले 3-4 मॉक का अगर आपने अभी कर लिया, आज के क्लास के बाद अगर पिछले 3-4 मॉक का ये एनालिसिस वाला सेगमेंट, आफ्टर वाला सेगमेंट आपने कर लिया, राइट, तो आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। और मैं बता रहा हूं कैसे, इसका फायदा उठाना कैसे। आपको ये आइडिया लग गया कि क्योंकि 3-4 मॉक लोगे तो अलग अलग तरीके के मॉक का एक आइडिया लग जाएगा कि कहां कहां पे आप गड़बड़ करते हो, कौन से क्वेश्चन को आपको पहले नहीं उठाना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को आपको बाद में उठाना चाहिए, राइट। फिर आप नेक्स्ट मॉक दोगे और नेक्स्ट मॉक से पहले आप करोगे बिफोर का मतलब हुआ स्ट्रैटेजाइज, आफ्टर का था एनालाइज, अब हो गया स्ट्रैटेजाइज। स्ट्रैटेजाइज क्या? रीड योर नोट्स ऑन इश्यूज एंड सॉल्यूशंस ऑफ द लास्ट फ्यू मॉक्स। ठीक है, आपने ये जो एनालिसिस किया है उससे जो नोट्स बनाए हैं, 2-2, 3-3 लाइन के नोट्स होंगे कि यार मुझे ना फिल इन दी ब्लैंक्स को जो है पहले कर लेना चाहिए, क्लोज टेस्ट को पहले कर लेना चाहिए, ग्रामर के क्वेश्चन जहां पे एरर करेक्शन है बट छोटे छोटे फ्रेजेस है वो पहले कर लेना चाहिए, लेकिन अगर एरर करेक्शन पूरे पूरे सेंटेंसेस में करना है तो उसको बाद में करना चाहिए। ऐसी जो फाइनर थिंग्स है ना, इनको नोट कर लेना है। बहुत ज्यादा से ज्यादा एक मॉक से एक सेक्शन का आपको 4 से 5 ऐसी चीजें मिलेंगे, राइट। और उनके बेसिस पे फिर नेक्स्ट मॉक को जाना है। गो थ्रू द स्केलेटन ऑफ द पेपर। स्केलेटन ऑफ द पेपर मतलब जैसे पास थ्रू द पेपर इन द फर्स्ट 1 मिनट, जैसे मैंने लाइव मॉक में किया। अब लाइव मॉक अगर आपने देखा है तो उसमें आपको दिख ही गया होगा कि किस तरह से मैं करता हूं। गो थ्रू ऑल द पेपर एंड आइडेंटिफाई किस किस तरह के क्वेश्चन ब्रॉडली है। क्वेश्चन पढ़ने नहीं लग जाता हूं, 1 मिनट के अंदर जितना कर सकता हूं वो करके एक प्रायोरिटी सेट कर देता हूं। प्रायोरिटाइज द अटेम्प्ट, बिकॉज इस प्रायोरिटी से ही मेरा मैक्सिमाइज होगा स्कोर। अगर आपको याद होगा जब मैंने पिछले सेशंस में मैंने बताया था कि टेस्ट के अंदर करना क्या है, बट टेस्ट से पहले क्या करना है, ये 2 स्टेप उसमें भी थे, राइट। मॉक्स में समराइजिंग के टाइम पे भी मैंने ये 2 स्टेप दिया था। पहला जो 2 स्टेप है ना वो यही है, बिफोर के जो ये 2 स्टेप है। देन आते इन मतलब है अटेम्प्ट विद द डिसिप्लिन। जब आप पेपर देने लग गए हो, स्टार्ट कर दिए हो टेस्ट, तब आपको डिसिप्लिन के साथ अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट क्वेश्चन विद इन टाइम मिनट्स, लीव इफ टाइम लिमिट इज ब्रीच्ड। ठीक है, राइट। ये 2 स्टेप भी आपको याद रहेगा, वो हमारे 4 स्टेप थे जो हमें टेस्ट के दौरान हमें दिमाग में रखने होते हैं। तो ये आपका ABI मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड strategizing and on the basis of that maximizing your score। यही तो पर्पस है मॉक का। ये पूरा स्टेप्स करोगे तब जाके मॉक का फायदा मिलेगा आपको। लाइन से 20 मॉक विदाउट दिस प्रोसेस देने से आपको जितना ना फायदा मिलेगा, 7 से 8 मॉक है ना इस पूरे प्रोसेस के साथ देने से आपको उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। गॉट इट, राइट। ओके, अब कल वाले मॉक में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या बोला था कि मैं पहले गो थ्रू करूंगा। तो व्हाट डिड आई डू, आई वेंट थ्रू द होल पेपर। अच्छा, ये तो सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन वाले मोड पे चला जाता हूं। देखो इसमें व्हाट डिड आई डू, आई वेंट थ्रू द होल पेपर। मुझे पहले ही दिखा कि ग्रामर में ये एरर्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं 5th वाले पे गया, 4th वाले पे गया, 4th तक यही वाले टाइप के पेपर थे। तो पहले 5 सेकंड में मुझे दिख गया कि पहला टाइप क्वेश्चन क्या था, फिर था आरसी, फिर मैं 9th में चला गया। क्यों मैं 9th में चला गया, क्योंकि आरसी होगा तो 5-6 क्वेश्चन तो होंगे, तो देखा 9th क्वेश्चन भी आरसी का है, तो मैं 10th में गया। अब मुझे 10th तक दिखा कि अच्छा वर्ड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है, तो अब तभी मैंने मेंटल नोट बना लिया कि वर्ड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में मेरा स्ट्रेंथ है और वो जल्दी होता है। कुछ में ऐसा जरूरी नहीं कि सब में आपका स्ट्रेंथ आपको पता होगा, बट आपको पता है कि वर्ड रिप्लेसमेंट जल्दी होता है, पढ़ना पड़ता है 10 से 15-20 सेकंड मैक्सिमम, राइट। तो ऐसे अगर वर्ड रिप्लेसमेंट है तो 3-4 तो रहेगा, तो इसीलिए मैंने 3-4 तक गया। और फिर मैंने देखा कि अरे उसके बाद तो क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में 6 क्वेश्चन मुझे सीधा सीधा दिख गया, तो ये भी मुझे उसके बाद करने हैं। देन आई वेंट ऑन टू 21, उसमें मुझे दिखा कि एरर्स करेक्शन है, लेकिन उसमें एक एरर कहां पे है वो दिया गया है और 2-3 वर्ड्स है। तो दिस आर द टाइम दैट यू टेक टू डू दीज क्वेश्चंस आर नॉट मच, राइट। जो पहले वाले एरर स्पॉटिंग थे उसमें ज्यादा टाइम लगता है। फिर मुझे दिखा कि नेक्स्ट टाइप है आपके क्या, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग इट टेक्स टाइम, तो इसको हम बाद में करेंगे। एंड देन वी हैड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एरर स्पॉटिंग बट मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, तो ये भी टाइम लेगा।
देन वी मूव्ड ऑन एंड सॉ दैट 32 से अगेन आरसी है, तो आरसी है, अब आरसी में अगेन 5-6 तक तो क्वेश्चन होते ही हैं, एंड देन 38 to 40 फिल इन द ब्लैंक्स है। ये मैंने किया। आप लोग जो बोले ना कि सर इतना स्मूथली आप वो मॉक को कैसे दे पाए, तो वो प्लान है पीछे जो मैंने इस पे अप्लाई किया, तब जाके उसको दे पाया। अगर मैं हैफर्जेटली उसको अटेम्प्ट करता, आई वुड नेवर हैव बीन एबल टू इवन स्कोर 30 इन दैट, राइट। तो यही होता है। आपको मॉक देने के बाद क्यों दिखता है कि यार इसमें तो 20-22 नंबर आए, जबकि आपके 30-32 नंबर या 35 नंबर आ सकते थे। वो इसीलिए होता है बिकॉज वी डू नॉट पे टू आवर स्ट्रेंथ्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यही वाला जो मैंने आपको दिखाया वही चीज मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, और देखिए आप इसमें क्या कर सकते थे। आपने अगर ये मॉक दिया है तो आपको रियलाइज करोगे कि आप वो इसमें कितना हो सकता था। अब अगर मान लो नहीं भी दिया है तो आपका एवरेज इंग्लिश के सेक्शन में एक मॉडरेट मॉक में, क्योंकि ये मॉडरेट मॉक था, कितना आता है देख लीजिए। नॉर्मली मैंने जो देखा इस मॉक का जो एवरेज में ज़्यादातर स्कोर थे वो 20 to 25 में रेंजिंग थे, बहुत ही कम लोगों का 30 अबव स्कोर था। तो अगर मैं मानता हूं कि आपका भी 24-25 आता है तो 40 में तो विच इज अ डिसेंट स्कोर, बट in this kind of mock an above 30 score would have been a very good score. Why? Because वो आपको कंपटीशन से आगे लेके चला जाता। और वो कैसे होता? वो इस सिस्टम से होता जो मैंने मॉक में लगाया था खुद देते वक्त, और आज आपको सिखा रहा हूं यहां पे। जैसे प्रायोरिटी 1 हमारी क्या थी, मैंने आपको बताया, वर्ड रिप्लेसमेंट 10 to 14 वाला, राइट। एंड देन 15 to 20 में क्लोज टेस्ट था, और 38 to 40 में FIB था, राइट। अच्छा, 21 to 25 में एरर करेक्शन था, फ्रेज रिप्लेसमेंट टाइप। ये मेरे 4 टाइप के प्रायोरिटी 1 हो गया। अब आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चंस इस तरह के थे, आपने देखा भी जिस तरह से वी वर सॉल्विंग इट, कि इन 19 क्वेश्चंस, देयर वर 19 क्वेश्चन, 19 मार्क्स मान लो, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 मिनट लगने चाहिए थे, राइट। अगर आप सही से प्रिपेयर्ड हो तो इसमें आपको 5 से 6 मिनट लगने चाहिए थे। जो मैंने एक सेशन लिया था कि एडवांटेज कैसे लेना है, उसमें मैंने ये भी बताया था कि क्या क्या गलती नहीं करनी है जब आपको टेस्ट देनी है। आपको अपने आप को डाउट नहीं करना है, आंसर्स को डबल चेक नहीं करना है बार बार, उससे टाइम बर्बाद होता है। अगर ये सब नहीं कर रहे हो और आप प्रिपेयर्ड हो तो 5 से 6 मिनट में आपकी 19 मार्क के क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्यूमुलेटिव मतलब तब तक टेस्ट में पूरा तब तक कितना हो जाएगा, तो वो भी 19 मार्क्स होगा, क्योंकि यही पहला प्रायोरिटी क्वेश्चन था। अब मैं मान लेता हूं कि ये सारे आपके सही नहीं हुए, बट स्टिल इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड 16 to 18 मार्क्स का आपका सही हो सकता है, राइट। आपकी कॉन्फिडेंस देखो, पहले 5-6 मिनट में आपने वो वाले किए जो आपसे सबसे जल्दी हो जाते हैं, और वो द नंबर इज ऑलमोस्ट 16-17 क्वेश्चंस एटलीस्ट, तो आपका कॉन्फिडेंस भी तो बहुत बढ़ जाएगा ना। आपको लगेगा कि वाओ, आई एम इन कंट्रोल ऑफ दिस पेपर। उसी जगह पे अगर आपने ऐसा कुछ उठा लिया या लाइन से उठा लिया, और उसमें अगर इसमें लाइन से उठाते तो आई एम श्योर आपका कभी भी इसमें 10 क्वेश्चन से ऊपर नहीं होता पहले 5-6 मिनट में, राइट। तो फर्क होता ना आपके मेंटल स्टेट पे। फिर आता है प्रायोरिटी 2। अब ये प्रायोरिटी 2 देखिए, प्रायोरिटी 2 में मैं उठाऊंगा दोनों आरसी, मैंने उठाया भी था, राइट, दोनों आरसी को। अब दोनों आरसी 11 मार्क्स के हैं, 7 to 8 मिनट्स लगने चाहिए थे आइडियली इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। 30 मार्क्स आपके क्यूमुलेटिव, 19 पहले का और प्लस 11 मार्क्स आपने अटेम्प्ट कर लिया 12 से 13 मिनट में, और आपका स्कोर टेंटेटिव स्कोर अभी 24 to 28 मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एक्यूरेसी कैसी है, बट 24 to 28 मार्क्स के बीच में आप वैरी करोगे। तो यही मेजॉरिटी 90% से ऊपर लोगों का यही स्कोर है, फाइनल स्कोर है। ये भी नहीं है, इससे भी थोड़ा सा कम ही है, 25 के नीचे ही है, राइट, 94-5% लोगों का। तो यू आर ऑलरेडी अबव देम जस्ट ऑन दीज 2 एंड यू आर लेफ्ट विथ एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स। क्यों? क्योंकि 1 मिनट आपने पेपर को देखने में लगाया, 20 मिनट में से 19 मिनट बचा था, तो 13 मिनट हो गए, तो भी 6 मिनट आपके बचा है। अब होता है लास्ट प्रायोरिटी विच इज द प्रायोरिटी 3, जिसमें एरर स्पॉटिंग टाइप, देन मैच द फॉलोइंग एंड एरर स्पॉटिंग मल्टीपल सेंटेंस। ये मैंने अपने हिसाब से लगाया। देखो, ये तीनों पहले करना, या ये चारों पहले करना चाहिए था, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, वॉट एवर योर स्ट्रेंथ्स आर, राइट।
कुछ लोग जिनका ग्रामर बहुत अच्छा है, बहुत कॉन्फिडेंस है, हाई कॉन्फिडेंस है ग्रामर में, दे माइट एंड अप डूइंग 1 RC एंड 2 parts of this and another RC they can keep for later on. They might do it, right? I would not do it because क्योंकि रीडिंग स्किल्स जिनकी अच्छी होनी चाहिए आपकी इस लेवल पे आके, इस लेवल की कंपटीशन के लिए, जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छी है, दे वुड ऑलवेज स्कोर मोर फ्रॉम आरसी एंड बेटर स्कोर्स फ्रॉम आरसी। मतलब उसका जो श्योरिटी है आरसी के स्कोर का वो काफी ज्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई आई प्रेफर देम सैंडविचिंग इनसाइड इन द प्रायोरिटी 2। बट आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से वो खेल सकते हो, बट कैसे करना है वो आपकी एनालिसिस आपको बताएगी अपने पिछले 3-4 मॉक की। सो अब अगर आप देखते हो, अगर स्कोर के हिसाब से देखते हो, ये जो 11 मार्क्स है, ये 11 मार्क्स होंगे, 11 मार्क्स 11 क्वेश्चन के, ये लास्ट 7 से 8 मिनट आपके टोटल टाइम चला गया, तो क्यूमुलेटिव होगा 40, ये 40 होगा टोटल, 40 मार्क्स के आपके अटेम्प्ट हो गए हैं। तो इसमें मान लेते हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट वाले हैं और आपने ऐसा ही प्रायोरिटाइज किया है कि आपका जिसमें सबसे ज्यादा अनसर्टेन है वो लास्ट में है, तो मान लेते हैं 5 से 6 ही आपको मिल पाए। तो लास्ट तक तो हमने ऑलरेडी 24 to 28 ले लिया था, तो अभी 32-35 आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आपके लास्ट तक कितना स्कोर है। तो 30 to 35 was possible in this mock if you had gone in this way. Yes or no? Right? This is what the beauty of analysis is. आप अगर ठीक से एनालिसिस करोगे जिस तरीके से मैंने बोला, उसके बाद अगले मॉक के लिए बिफोर और इनसाइड द मॉक जो मैं बोल रहा हूं वो करोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली एवरी मॉक में 10% 20% जो है अगले मॉक में इंप्रूव होता रहेगा। और यही इंप्रूवमेंट क्यूमुलेटिवली इकट्ठा होके किसी किसी केस में तो कुछ स्टूडेंट्स में तो ये इवन 50-60% तक भी चला जाता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक. Use it well in your mocks, after your mocks, and then before and inside your next mocks. And ultimately, when you go for the test, you will be fully prepared to get the top scores that is possible for you. Okay? Chalo. Thank you very much. Bye-bye and all the best.